नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी विधान परिषद यानी कि एमएलसी की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज हो गया है, जिसके बाद बीजेपी के दोनों उम्मीदवार निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सिंह की निर्विरोध जीत तय हो गई है। बताया जा रहा है कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कीर्ति कोल की डेट ऑफ बर्थ जो लिखी गई थी वो 30 साल से कम थी, जिसकी वजह से उनका पर्चा खारिज हो गया है। जबकि बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों का पर्चा जांच में वैध मिला है। बता दें कि सोमवार को ही कीर्ति कोल और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। सपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को छोड़कर कई बड़े नेता मौजूद थे। बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे, क्योंकि आदिवासी प्रत्याशी को मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दाव खेला था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि सपा ने एमएलसी चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया है और वहीं सपा के उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश ने आदिवासी बहन को प्रताड़ित किया है। तो यहाँ पर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रही है, भूमिका में है, वो इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे कर सकती है। क्या किसी ने भी इस चीज को नहीं देखा? क्योंकि न्यूनतम उम्र जो है एमएलसी चुनाव के लिए वो 30 होनी चाहिए, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो 28 साल की हैं और ये जब पर्चा भरा गया उस दौरान किसी ने नहीं देखा। अब इस पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस चीज़ को कबूल नहीं कर रही है कि आखिर उनसे गलती हुई है, चूक हुई है। और वहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा दाव खेला गया था, लेकिन अब ये दाव जो है उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इसको बीजेपी निशाना बना रही है इस मुद्दे को लेकर कि आदिवासी महिला को चुनावी मैदान में तो उतार दिया, लेकिन जो प्रक्रिया हो पाती है चुनाव की, उस प्रक्रिया को ही पूरा नहीं कर पा रही है सपा की प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आदिवासी बहन का अपमान किया है। तो यहाँ पर ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश को लेकर उन्होंने कहा है कि अखिलेश ने आदिवासी बहन को प्रताड़ित किया है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं वो पहले नहीं देखी गई। क्या वो इसके लिए एलिजिबल थी या नहीं थी, ये किसी ने भी नहीं देखा। और हमने देखा कि जब बीजेपी के दोनों प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया तो उस दौरान सीएम योगी से लेकर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं सपा की प्रत्याशी ने जब नामांकन दाखिल किया तो अखिलेश यादव मौजूद नहीं रहे। हालांकि बाकी बड़े नेता जरूर मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के, लेकिन अखिलेश का ना पहुंचना भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कई तरीके के सवाल उठा रहा है, क्योंकि जब रामपुर आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उस दौरान भी अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, चुनाव प्रचार नहीं करा था। इस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर वो अपनी सहयोगी दलों के ही निशाने पर आ गए थे। और अब यहाँ पर एमएलसी चुनाव में भी अखिलेश का ना पहुंचना सवाल खड़े कर रहा है और तमाम तरीके के जो समीकरण यहाँ पर साधने की कोशिश कीर्ति कोल के जरिए समाजवादी पार्टी की तरफ से की जानी थी, वो सभी कोशिशें अब यहाँ पर नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी दाव जो है वो उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू उसमें जो है एनडीए की उम्मीदवार थी और अखिलेश की जो पार्टी है उसने समर्थन नहीं दिया था अपना। तो उस दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निशाने पर रहे थे बीजेपी के समाजवादी पार्टी के नेता कि आदिवासी महिला का सम्मान नहीं करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उसी चीज़ को यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दिखाने के लिए किया गया कि नहीं, समाजवादी पार्टी भी आदिवासियों का सम्मान करती है, महिलाओं का सम्मान करती है, इसलिए आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया गया। ये कार्ड यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने खेला। लेकिन अब जब उनका पर्चा रद्द हो गया है, खारिज हो गया है, तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की खूब फजीयत हो रही है, किरकिरी हो रही है, क्योंकि अभी तक कोई एक यहाँ पर प्रॉपर कारण जो है या कहे कि प्रॉपर रीज़न समाजवादी पार्टी की तरफ से आखिर अभी तक नहीं दिया गया है कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। क्योंकि अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगा रही है कि जिस वक्त पर्चा भर कर दिया गया उस दौरान वो देख सकते थे, उस दौरान वो बता सकते थे कि इसमें ये गड़बड़ी है, ये गलती है, उस दौरान उन्होंने नहीं बताया। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है कि कहीं उन्हीं की ये साजिश है जिस वजह से उनकी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया है। हालांकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के हक में नहीं है, उनके फेवर में नहीं है। और ऐसे में
जीत तय नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन अब पर्चा रद्द हो गया है। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है बीजेपी ने। कई सवाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी चूक आखिर समाजवादी पार्टी से कैसे हो गई। और बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जिन्होंने ये लापरवाही बरती है, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बन रहा है। और इसी पर आज हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और विश्व पत्रकार विजय उपाध्याय जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो तारिक जी आप ही के पास आना चाहूँगी, क्योंकि पर्चा रद्द हो गया है आपकी पार्टी के प्रत्याशी का, और अब तो दो दिन का समय भी यहाँ पर बीत चुका है। अब तो पूरी तरीके से चिंतन मंथन कर लिया होगा कि आखिर ऐसी किसकी वजह से ये बड़ी चूक हुई कि उनका पर्चा रद्द हो गया। ज़रा बताएं कि आखिर समाजवादी पार्टी में किससे ऐसी चूक हुई, कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से इतनी बड़ी चूक हुई कि प्रत्याशी जो थी आपकी, उनका पर्चा ही रद्द हो गया। तारिक जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज मिल रही है आपको, बोलिए। हाँ, इसको चूक माना जाए, ना कि जो ब्रिजेश पाठक साहब ने कहा है कि हम आदिवासी महिला का अपमान। भाई अपमान कैसे हो गया या उनका अनादर कैसे हो गया? हमने उनको कैंडिडेट बनाया था, उनका पर्चा खारिज हुआ है। कई बार एफिडेविट भी वजह होती है पर्चा खारिज करने की, यहाँ एज वजह है। आज क्या हिंदुस्तान में पहली बार पर्चा खारिज हो रहा है? न जाने कितने पर्चे खारिज हुए थे, उसको उनके महिला होने से जोड़ना गलत है। और उनके उस चीज तो को चुनाव लड़ नहीं रही होगी, होने जिसे के पता नहीं होगा कि जोड़ना गलत है। न्यूनतम उम्र क्या होती है एमएलसी के लिए। पहली बार तो आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये तो जानकारी होगी ना कि 30 साल उम्र होनी चाहिए। मैंने पहले माना मैम कि चूक हुई, मैंने पहले ये चीज मानी। न्यूनतम एज 30 है, हर जगह की न्यूनतम एज अलग अलग है। राज्यसभा की अलग है, लोकसभा की अलग है, पंचायत की अलग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अलग है। तो इस चीज की जानकारी तो ये अखिलेश यादव नहीं जानते क्या? नेताओं को होती। तारिक जी जी तारिक, ये अखिलेश यादव नहीं जानते क्या कितनी उम्र होती है? लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, 5 साल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक मुख्य विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष हैं। ये अखिलेश यादव नहीं जानते कितनी आयु होनी चाहिए? सिग्नेचर किए हैं अखिलेश यादव ने उनके नॉमिनेशन फॉर्म पे। बिल्कुल मैं जान रहा हूँ, उनके जो प्रस्तावक थे 7-8 लोग थे। ये सवाल जरूर समाजवादी के ऊपर बनेगा, मगर इसको एक तरीके से चूक मान सकते हैं। इस तरीके के पर्चे खारिज होते रहे हैं और उसको आप आदिवासी महिला से जोड़कर न देखा जाए। मुझे नहीं लगता कि ये देखना सही होगा। प्रीति, हम चाहेंगे कि आप एक बार वो नॉमिनेशन जो फॉर्म है वो दिखाया जाए। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे नॉमिनेशन फॉर्म है, उसमें अखिलेश यादव के सिग्नेचर है। जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको एक बार फुल स्क्रीन पे दिखाया जाए। जी, तो नॉमिनेशन फॉर्म आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें अखिलेश यादव ने सबसे पहले जो प्रस्तावक होते हैं उनकी तरफ से उसमें साइन किए गए हैं। और एक बड़ी चूक इसमें हुई है समाजवादी पार्टी की, ये आप देख सकते हैं लूप में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का सबसे पहले नंबर पर नाम है जिन्होंने प्रस्तावक के तौर पर साइन किए हैं। संजीव जी पूछिए। तो यही सवाल है, अखिलेश यादव जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी से जिसके पास एक कार्यकर्ताओं का बड़ा समूह है, जिसके पास एक बड़ा थिंक टैंक है, जिसके पास एक बड़ी स्क्रीनिंग कमेटी है, तो आपके थिंक टैंक अखिलेश यादव के नवरत्न, अखिलेश यादव को राय देने वाले, और खुद अखिलेश यादव कहाँ थे जब सिग्नेचर कर रहे थे? नहीं, मैंने कहा ना, इस चीज को आदिवासी महिला के अपमान की तरह न देखा जाए, चूक की तरह देखा जाए। और प्रस्तावक होते हैं वो छोड़िए, वो भाजपा क्या कह रही है, आप अपना तो सुधारिए ना। नहीं, अपना कोई ये इतनी बड़ा इस चीज को इशू बनाना कि एक पर्चा अगर खारिज हो गया उससे आदिवासी महिला का अपमान हो गया, ये कैसे साबित होगा? चलिए ठीक है, हमारे पास विजय उपाध्याय है। विजय उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने की कोशिश कर रही है, जब एमएलसी का चुनाव होता है 2 सीटों पर, तो उसी की जो प्रत्याशी है कीर्ति कोल, उस पर अखिलेश यादव हस्ताक्षर करते हैं, रविदास मेहरोत्रा, मनोज पांडे, अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद हसन, रूमी, इरफान सोलंकी,
प्रदीप यादव, प्रभु नारायण सिंह, श्री राम, धर्मराज यादव, इतने तमाम कद्दावर नेता सिग्नेचर करते हैं और उसी पर 28 साल एज लिखी है, उसको मेंशन नहीं करते हैं। कहाँ जा रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 30 साल से 28 साल में चली गई है और ये जो नरेश उत्तम पटेल है प्रदेश अध्यक्ष, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं की है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उसमें उसकी बड़ी भारी भूमिका होती है। मैं मान सकता हूं कि नीचे से जो चीजें आमतौर पे तो जो पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो पर्चे साइन करके दे देता है, बाकी डिटेल वो लोग खुद भरते हैं। जिसने भी ये भरा है, एक से एक दिग्गज अपने को घोषित करने वाले लोग हैं। किसी का पर्चा हाथ से छिन जाता है, किसी का एफिडेविट जो है ऐसे नोटरी से हुआ होता है जो जिसके पास लाइसेंस नहीं होता। तो ये नरेश उत्तम जी हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं की है, प्रदेश अध्यक्ष हैं ये। वो मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा बड़ी चूक और कोई हो ही नहीं सकती कि आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आप उसको क्वालिफाई ना कर पाए और आपने इतनी बड़ी लापरवाही की है। ये लापरवाही नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि एक साजिश है जो पार्टी के भीतर की गई। ठीक है। दीपक बघेल भी अखिलेश है। यादव, बिल्कुल। पूछिए संजीव जी प्रीति। विजय जी, बड़ा सवाल तो ये है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, यदि उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके के काम करते हैं और यही पर्चा किसी और अन्य मामले को लेकर खारिज हुआ होता तो अब तक समाजवादी पार्टी हंगामा कर रही होती प्रदेश में। सही कह रहे हैं आप। देखिए बहुत ही रोचक है। आप देखिए कि देश में केवल 2 दल हैं जो चुनाव जीत रहे हैं और उनका आकार बढ़ रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी आम आदमी पार्टी। जो अलर्ट हैं, अपने मुद्दों को लेकर फोकस्ड हैं और सही रास्ते पे अपने को रखे हुए हैं जहां से जनता उनको समर्थन दे रही है। इसमें समाजवादी पार्टी जरूर विधायक इनके बढ़े, लेकिन जो बढ़त होनी चाहिए थी, जो सिग्नल उत्तर प्रदेश में थे, वो उसको ये उस पल्स को नहीं समझ पाए और पीछे खिसक गए। इस तरह की हरकतें, इस तरह की घटनाएं किसी पार्टी की। विजय जी, एक सवाल मेरे मन में और है विजय जी, और मुझे लगता है इसका जवाब आप ही दे पाएंगे। विजय जी, हम गांव में कहावत है कि बड़े बुजुर्गों का साथ बहुत जरूरी होता है, तो क्या आपको लगता है कि शिवपाल यादव साथ होते तो ऐसी गलती ना होती? देखिए, शिवपाल यादव साथ नहीं थे तो भी इन्होंने बहुत सी गलतियां नहीं की, लेकिन बहुत गलतियां की हैं। असल बात यह है जो ओम प्रकाश राजभर कह के गए कि ये जो नवरत्न है ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे सामने आना चाहिए। क्या विगत में जो घटनाएं हुई हैं, ऐसा तो नहीं कि देखिए होता ये है कि पार्टी के भीतर की गतिविधियां दूसरी पार्टियां आजकल जानने की कोशिश करती हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि 2014 में भाजपा चुनाव जब लड़ रही थी, उसे अपनी रणनीति से ज्यादा सामने वाले की रणनीति की चिंता हुआ करती थी कि क्या हो रहा उसके खेमे में, और उन्होंने एक आर्टिंग अपनी रणनीति बनाई। 14 में 73 लोकसभा सीटें उन्होंने जीत लिया। आजकल ये बहुत ही कॉमन है कि आपके प्रतिद्वंदी के खेमे में क्या चल रहा है, कौन लोग हैं, उनमें से क्या कोई टूट सकता है, क्या कोई उसमें से बिक सकता है, किसकी निष्ठा खरीदी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोग हैं और अमलगमेशन करना चाहिए, कई बार चेंज करना चाहिए अपनी टीम को। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि लगातार वो अच्छा रिजल्ट दें। आप देखिए कि खेल के मैदान में भी, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, खिलाड़ियों को बदला जाता रहता है, लेकिन अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो खिलाड़ी लगातार अगर खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको उसकी खराब परफॉर्मेंस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इस हद तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ ठीक है विजय जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे पास दीपक बघेल है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी, नाचना न जाने आंगन टेढ़ा, नॉमिनेशन तो खुद नहीं भर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं कि 30 साल एज होनी चाहिए और 28 साल के नॉमिनेशन फॉर्म पर आप हस्ताक्षर करते हैं आवेदक के रूप में, और आप 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और यही किसी और अन्य कारण से यह पर्चा खारिज हुआ होता तो लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही होती, भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जा रहा होता। कैसे देखते हैं पूरे मामले को?
देखिए, किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग कार्य के प्रति समर्पित नहीं है, संगठन के प्रति समर्पित नहीं है, और न ही वो जनता के भलाई के लिए समर्पित थे। अगर ऐसा होता तो शायद जनता उन्हें बाहर के द्वार नहीं दिखाती। और जो आपने शुरुआती लाइन ली, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यही स्थिति आज वर्तमान में अगर समाजवादी पार्टी की देखे तो यही हो गई है। अपनी हार का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे फूकना, अपनी हार का ठीकरा हमेशा अन्य दलों पर लगाना, या अपनी हार का कारण अपने सहयोगी को बताना, कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेना। और यही जिम्मेदारी ना लेने के भाव के कारण जनता ने, उत्तर प्रदेश की ने समाजवादी पार्टी को बाहर रखा। आप देखिए जिस प्रकार से वहां प्रस्तावकों का नाम जाता है, उसमें 10 नाम जाते हैं। 10 नाम में सबसे पहले अखिलेश यादव जी का नाम आता है, उसके नीचे दूसरे पुरुषोत्तम जी का नाम, ऐसे लगातार ऐसे 10 सूची है। और 10 सूची में भी 28 नंबर जो उनकी एज का डिजिट है वो बहुत स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा है। आप पूरे पर्चे को आप देख लीजिए। क्या ऐसी कोई गलती हो सकती है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से, किसी राजनीतिक व्यक्ति से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो इतनी भी बड़ी कोई गलती कर सकता है जिसको मिनिमम एज के बारे में जानकारी नहीं हो और वो इस प्रकार की गलती कर जाए? और वो एक भी ना हो, 10 ऐसे लगातार लोग हो जो लगातार उस पर साइन करते आ रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से हम यही कह सकते हैं, ये किसी चूक का नतीजा नहीं है, ये पूरी तरीके से साजिश है। किसी प्रकार से एक महिला को आदिवासी के नाम पर चुनाव लड़ाने की साजिश, उसके बाद में उसके सपनों को, उस समाज को ठगने की साजिश। समाजवादी पार्टी को पता था कि हम जीत नहीं सकते, हम हारने वाले हैं, चुनाव में हमारी बहुत बुरी तरीके से हार होगी, हमारा ये कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने इसी साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और ये कोई साजिश नहीं है, आप जान करके था कि किसी प्रकार से आदिवासी महिला के नाम पर लाओ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आए, एक आदिवासी चेहरे को एक बहुत बड़ी पहचान दिलाने का काम किया, उसी प्रकार से उसी आदिवासी समाज को किस प्रकार से ठगने का काम किया वो समाजवादी पार्टी ने किया। वो आप तो आपको हमारे क्या सामने लगता है दीपक जी आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव सर पे हैं, 2 साल बाद चुनाव होंगे, 1 साल बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आपके नक्शे कदम पर तो चल रही है ना समाजवादी पार्टी। आप तिरंगा, घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, वो 9 अगस्त से इसकी शुरुआत कर रही है समाजवादी पार्टी। देखिए संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में काम करती है और लगातार हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं। ये ऐसा नहीं हम पहली बार कर रहे हो। हम देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव पे ये सब हम सभी कार्यकर्ताओं को बोला तो ये लगाना चाहिए। परंतु उसी संदर्भ में आप एक देख लीजिए, इनके एक सांसद हैं वक्त साहब, क्या उनका बयान आता है कि झंडा तो मुल्क का है और ये मुल्क का झंडा वो नहीं लगाएंगे, और वो अभी इस पर विचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जिसकी ऐसी सोच है वो क्या अगस्त क्रांति प्रेस निकालेगी? वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इनकी सोच राष्ट्र के प्रति खराब है। हमेशा चुनावों में भी आपने देखा, जब राष्ट्र की बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात चल रही थी, तो इन्हें पाकिस्तान नजर आ रहा था। तो ये लोग कहीं से भी आपको लगता है कि ये राष्ट्रवादी विचारधारा या राष्ट्रवादी लोगों से लड़ पाएंगे? अगर यही स्थिति और परिस्थिति रही तो आगे आने वाले समय में भी हार के डर से अपने पर्चे खारिज करवाते जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी किसी भी दौर में आने वाली है। तारिक, क्या आपको लगता है, तारिक आप बहुत सिंसियर प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं पूर्वांचल के, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने एज ए राजनेता बहुत सुधार की गुंजाइश है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस चीज को डायरेक्टली वहां से अखिलेश साहब से कोरिलेट, इसको पत्रकार महोदय ने भी इस चीज को बताया कि ये जो पैनल होता है उसको देखना चाहिए। क्यों अखिलेश साहब से रिलेट किया जा रहा है उसको, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव यदि किसी, जब मैं कह रहा हूँ कि चूक हो सकती है। तारिक जी, मैं आम आदमी की बात करूं, कॉमन मैन की बात करूं, तो यदि आप किसी भी पत्र पर, किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते हैं तो एक बार उसके मजमून को पढ़ देते हैं, और उसमें साफ तौर पर मेंशन है कि उन्होंने अपने एक पॉइंटर में लिखा है कि मैंने अपनी उम्र 28 साल पूरी की है। उसी के जस्ट ऊपर अखिलेश यादव हस्ताक्षर करते हैं। बिल्कुल, तो क्या जल्दबाजी में रहते हैं क्या अखिलेश यादव? इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि वहां पर सिग्नेचर है, ना इस बात से इनकार किया जा रहा है, लेकिन इस चीज को इतना बड़ा बनाने की जरूरत। मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ ये चूक है, ये रकीस है, सबको मालूम है, या उस टाइम नहीं रहा होगा ध्यान में। इस चीज को तो समीक्षा होगी इसकी? 2 दिन में कोई समीक्षा की आपने? जी, 2 दिन में कोई समीक्षा आपने की? 2-3 दिनों में कोई समीक्षा की इसको लेकर? नहीं, देखिए सुनिए बात, हर चीज की समीक्षा, जब हम हारते हैं तो हम उसकी भी समीक्षा करते हैं, जब कोई गलती होती है, अभी हारे तो उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, अगर इस टाइप की समस्या होगी उसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन उसमें अखिलेश साहब को बार बार हर चीज, चलिए आप समीक्षा करते रहना। ये चीज मुझको गलत है। विजय उपाध्याय जी, क्या हम इस बात को इस एंगल से भी देख सकते हैं? जी ठीक है तारिक जी, ठीक है, समीक्षा करिए आप। विजय उपाध्याय जी, क्या आप इस एंगल को इस बात से भी देख सकते हैं कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को बाईपास देना चाहते हो?
देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि नामांकन भी हो गया, पर्चा भी खारिज हो गया, यानी कोई चुनाव की नौबत भी नहीं आई। तो ये रणनीति भी हो सकती है। समाजवादी राजनीति के पुराने इतिहास में देखें तो इस तरह की रणनीतियां समाजवादियों ने कई बार की हैं। हालांकि पर्चा खारिज करने की रणनीति नहीं थी, लेकिन और भी तरीके इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। और लोहिया जी एक जमाने में जब फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने उस समय गंगा के पे कहीं पुल बन रहा था, बांध बन रहा था, तो उन्होंने किसानों से कहा कि देखो ये गंगा के पानी से बिजली निकाल लेंगे तो सिंचाई के किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो समाजवादी इस तरह की गिमिक करते रहे हैं, लेकिन ये घटना छोटी घटना नहीं है। ये बड़ी चूक है, और इतनी बड़ी चूक है कि अगर पार्टी इसे गंभीरता से नहीं लेगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो कोई काम गंभीरता से करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपके सामने ठीक 16-17 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है। आप पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन अपना मजबूत करने में लगे हुए हैं। सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान को लेके भी कई तरीके की लोग बात कर रहे हैं कि जिस गति से चलना चाहिए, जिस तरीके से चलना चाहिए, वहां भी कई तरीके की चूक है। दरअसल सारा कुछ जाकर उन एडवाइजर्स पे टिक जाता है जो सपा के अध्यक्ष के आसपास हैं, या जो सपा के अध्यक्ष जिन पे भरोसा करते हैं। ये भरोसे का जो संकट खड़ा हो रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, उनका मनोबल टूटता है। और ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल इस नामांकन में देखिए, इस नामांकन के बाद दो बातें सामने आती हैं। ज्यादा बड़ी हार होगी। एक तो ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे थे कि उनके नवरत्न समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरा ये, क्या अखिलेश यादव को एज ए राजनेता बहुत बदलाव की जरूरत है, बहुत सुधार की जरूरत है? देखिए, ये बात तो साबित ही हो गई कि ओम प्रकाश राजभर ने जो बात कही कि नवरत्नों में बदलाव करना चाहिए या नवरत्नों से दूरी रखनी चाहिए, नए नवरत्न तलाशिए आप। आमतौर पे बड़ी कंपनियां भी अगर कोई सीईओ सक्सेस नहीं दे रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, कंपनी नहीं चला पा रहा, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रहा, तो उसे लोग शेक कर देते हैं, रातों रात हटा देते हैं। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। आपका प्रदेश अध्यक्ष लगातार बना हुआ चुनाव दर चुनाव हारने के बाद, क्यों नहीं बदला जाता? क्यों नहीं आपके जो कोर टीम है उसमें फेरबदल होती, नए लोगों को उसमें रखा जाए? क्या सपा में अच्छे लोगों का टोटा थोड़ी है, ना भरोसेमंद लोगों का कोई टोटा है। लेकिन जिन विधायकों ने टीवी कैमरे के सामने नामांकन पत्र दाखिल करा, उन सबकी जिम्मेदारी। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि भाई हमने देखा नहीं, दस्तखत कर दिया। ये तो कोई बात हुई नहीं कि आपने देखा नहीं, दस्तखत कर दिया। इनकी जिम्मेदारियां हैं सबकी, जितने भी विधायक हैं। अगर विधायकों ने फॉर्म पे पहले साइन कर दिया, बात तो यहीं से शुरू होती है। विजय जी, आप भी किसी कागज पे कोई हस्ताक्षर करते हैं तो उसका मजमून तो एक बार पढ़ेंगे आप भी। ये जब पढ़ाई लिखाई से दूरी हो जाती है तो वही संकट खड़ा हो जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर हैं। गंभीरता, सिंसियरली कोई भी मुद्दा उठाने में, आप देखिए कोई भी प्रवक्ता आके बैठता है टीवी चैनल पे, अखबारों की कतरने सुनाता है कि वहां मर्डर हो गया, वहां पे घोटाला हो गया। अरे भैया, एक राजनीतिक दल के नाते आपकी भूमिका है, आप मुद्दे को लेकर आगे आइए। कौन सा मुद्दा आप चुनते हैं पता ही नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते में छपी हुई खबरों की कतरने सुनाकर वो बता देते हैं कि सरकार खराब है या सरकार अच्छी है। कुछ घटनाएं बड़ी हैं उत्तर प्रदेश की, उसको आप रिपीटेडली हमेशा बताते हैं कि सरकार ना कर, जबकि उन घटनाओं के बाद सरकार चुनाव जीत चुकी, उन जिलों में चुनाव जीत चुकी जहां वो घटनाएं हुई हैं। आप मुद्दा भी नहीं तय करना जानते। आपको जो राजनीति के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से आपका कोई लेना देना नहीं। विचारों की आप बात नहीं करते हैं क्योंकि विचार पढ़े ही नहीं है। इतने ऐसे समाजवादी नेता, बड़े नेता हैं, रविदास मेहरोत्रा को छोड़ दीजिए, कुछ एक लोगों को छोड़ दीजिए, लोहिया से दूर दूर तक वास्ता नहीं। समाजवादी विचार क्या है, समाजवाद शब्द की परिभाषा क्या है, ये नहीं पता लोगों को। लेकिन बातें वो केवल कतरने वाली करेंगी, अखबार की कतरने। इतनी लूट हो गई, इतनी हत्याएं हो गई, इतने रेप हो गए, इतनी दूसरी घटनाएं हो गई, इससे काम नहीं चलता। तारिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या लगता है आपको? समाजवाद की कौन सी परिभाषा बताना चाहते हैं? कार्ल मार्क्स वाली बताया जाए, किसकी बताया जाए? नहीं, समाजवाद की तो कई चीजें परिभाषित की गई। और समाजवाद जब चालू हुआ, शुरू हुआ, जब रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, मैं इतिहास शुरू कर दूंगा विजय साहब, शायद मैं 1.5-3 घंटा बोलूं समाजवाद पे और पूंजीवाद पे, जिसको लेकर समाजवादी आंदोलन शुरू हुआ था।
समाजवाद नहीं, नहीं, लेकिन तारिक जी बोलूंगा समाजवाद। तारिक जी से पूछिए संजीव जी कार्ल मार्क्स आपकी लड़ाई तारिक भाई आपकी लड़ाई विजय से नहीं है। दी है तो दीजिए, बताइए यही तो दिक्कत आपके नेता में है विजय भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही। विजय भाई यही दिक्कत उनके नेता में है। अरे भाई किसी की सुना करिए। पहली बार सुन रहा हूँ। यदि विजय जी आपको कोई अच्छी सलाह दे रहे हैं कि आप अखबार के टुकड़ों को छोड़िए, मुद्दों पर बात करिए, तो आप भिड़ने लगते हैं। कार्ल मार्क्स ने कब परिभाषा आपके नेता नहीं समझते, आप नहीं समझना चाहते। मैंने कहा वहां से शुरू करता हूँ, उन्होंने परिभाषा नहीं तारिक जी वो तो सलाह भी दे रहे हैं कि पार्टी में परिवर्तन की जरूरत है, रणनीति में परिवर्तन की जरूरत है। रशिया से हुई थी, जिसके लिए हिंदुस्तान से लोग भेजे गए थे उस समाजवाद आप उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, रशिया में नहीं। यहाँ बताइए यहाँ चलाया गया आप एक अरे तारीख छोड़िए यार, एक नॉमिनेशन आपकी पार्टी फाइल नहीं कर पाती है ढंग से, और बात आप रशिया की कर रहे हैं। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ यही बात तो है ना कि जैसे समाजवाद की बात करना चाहते हैं, अब यही समाजवाद पे जिसकी पैरवी की जा रही है यहाँ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की, मूल समाजवाद यही है कि जो पूंजीपति है उनको और पूंजीवाद बनाया जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। यही आंकड़े बता रहे हैं, यही तो असली तारिक जी ज्ञान पार्टी में और नेताओं को दीजिए, अगर वो इतने ज्ञानी होते तो वहाँ पर्चे में देख लेते 28 साल उम्र लिखी है जो कि एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, पूंजीवाद जो 40 नंबर के उद्योगपति थे अडानी साहब, वो चौथे नंबर पे आ गए। ये कैसे आ गए? ये कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवाद हैं, वो मोदी साहब हैं। और समाजवाद ये है कि गरीब। ठीक है तारिक जी एक आखिरी सवाल, अब क्या तारिक जी ये समाजवाद ना समझ पाए आप। ठीक है, ये समाजवाद ना समझ पाए। ठीक है, समाजवादी लगता है। ठीक है, आपका समाजवाद समय की कमी है, अब वो पार्टी के मसलों पर बात नहीं करेंगे, वो दूसरे मुद्दे पर आगे। ठीक है तारिक जी रुकिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीर नहीं है। जिस तरीके से आपने प्रवक्ता को भी सुना कि जो चीजें होनी चाहिए 24 के लिए, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीरता से काम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। अगर इसी तरीके की तैयारी रही तो 2024 में क्या होगा उसका अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस तैयारी के साथ बीजेपी को कैसे टक्कर देगी समाजवादी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।